आज हम शुरू करेंगे बेटा आपके लिए वर्धन डायनेस्टी, जिसे हम पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर है आप, और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए हमारा टॉपिक कौन सा है आज का? वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी। शुरू कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है भाई? चलो, हम अगर वर्धन डायनेस्टी की बात करें बेटा, तो वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुए? वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। और इसी कारण से इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड कब किया था? इन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था 6th सेंचुरी एडी में। और कहां पर? नियर थानेश्वर। कहां पर किया था बेटा इन्होंने इसको? नियर थानेश्वर। हम वापस बात करें तो वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति, और इन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था 6th सेंचुरी एडी में। कहां पर? नियर थानेश्वर। पुष्यभूति जो थे वो लॉर्ड शिवा के भक्त थे। एक्सक्यूज मी सर। यस सृष्टि, टेल मी। सर थानेश्वर कहाँ पर है? थानेश्वर महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई के पास। ठीक है बेटा, पुष्यभूति जो थे वो लॉर्ड शिवा के भक्त थे, डिवोटेड वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा। इस डायनेस्टी में मेनली 3 किंग्स हुए। कौन कौन से हुए? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस डायनेस्टी के 3 मेन किंग्स कौन कौन से हैं? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनका बेटा राज्यवर्धन क्या बन गया? रूलर बन गया। जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई तो उनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन क्या बन गया बेटा? रूलर बन गया। कोई दिक्कत है स्लाइड में किसी को? एक बार मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं बेटा वर्धन डायनेस्टी की। वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आल्सो पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यभूति इन 6th century AD near Thaneshwar. Pushbhuti was the worshipper of Lord Shiva, and there are main 3 kings in this dynasty: Prabhakar Vardhan, Rajyavardhan and Harshvardhan. When Prabhakar Vardhan died, his elder son Rajyavardhan became ruler. If you have any doubts, let me know, and if you don't have any doubts, just let me know by typing yes or okay, so I can go ahead. Do it fast. जल्दी से yes और okay टाइप करके मुझे बता दीजिए। डिसेबल कर रखा है आपने। हाँ चैट डिसेबल्ड आ रहा है। चैट डिसेबल कर रखा है मैंने। यस सर। चलिए अब कर लीजिए, अब बता दीजिए फटाफट। अब अनेबल कर दिया है आप लोगों को मैंने। यस और ओके लिखिए, फटाफट से इन्फॉर्म कीजिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है, एवरीवन पे कोई भी मैसेज नहीं करेगा, सब मैसेज करेंगे प्राइवेट में मेरे को। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बेटा हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ध्यान दीजिए, राज्यवर्धन। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? राज्यवर्धन की। जब राज्यवर्धन रूलर बना ना, तब उसके कॉरोनेशन के जस्ट थोड़े से दिनों के बाद, अब की बात कर रहे हैं अपन कि जब राज्यवर्धन रूलर बना, उसके कॉरोनेशन। अब फटाफट से कोई भी एक बच्चा मुझे कॉरोनेशन का मतलब बता देगा। मैंने पहले बता रखा है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरोनेशन। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरोनेशन? राज्याभिषेक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उसको बहुत सारी लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करना पड़ा। राज्यवर्धन जैसे ही रूलर बना, तो रूलर बनने के जस्ट थोड़े दिनों बाद उसे बहुत सारी लड़ाइयों में एंगेज होना पड़ा।
और एक गौर रूलर था। कौन था बेटा? एक गौर रूलर था जिसका नाम क्या था? शशांक। और ये बात कब की कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं बेटा हम 606 एडी की। कब की बात कर रहे हैं बेटा? 606 एडी में गौर रूलर शशांक ने क्या किया? टपका दिया, राज्यवर्धन को मार दिया। assassinated by गौर रूलर शशांक in 606 AD। that means राज्यवर्धन जब रूलर बना तो उसे बहुत सारी लड़ाइयों में इंगेज होना पड़ा उसके कोरोनेशन के जस्ट बाद। और उन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई हुई किसके साथ? गौर रूलर शशांक के साथ, जिसमें उसने उसको मार दिया। सर एडी और सीई एक ही होता है क्या? हमारी बुक में सीई, हाँ बेटा एडी और सीई एक ही होता है, एडी और बीसी अलग अलग होता है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब इसके बाद क्या हुआ? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद क्या होता है कि उसका छोटा भाई, किसका छोटा भाई? राज्यवर्धन का छोटा भाई, जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन, जिसने रूल कब से कब तक किया? इसने रूल किया बेटा 606 से 46-47 एडी तक। 606 से 647 एडी तक इसने रूल किया। ये राजा बन गया और इसने लगभग 40 साल रूल किया और इसने अपने एम्पायर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन हर्षवर्धन के अपने खुद के कोई बच्चा नहीं था। इसी वजह से जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होती है, हर्षवर्धन का जैसे ही पतन हुआ उसके साथ ही पुष्यभूति डायनेस्टी का भी पतन हो गया। तो कहानी कुछ यूं बनी बेटा हमारी कि राज्यवर्धन रूलर बनता है और रूलर बनने के बाद अपने कोरोनेशन के कुछ दिनों के बाद ही इसे बहुत सारी लड़ाइयों में इंगेज होना पड़ा। उनमें से एक लड़ाई भी उसकी गौर रूलर शशांक के साथ जो तब हुई 606 एडी में, जिसमें शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। और शशांक के द्वारा राज्यवर्धन को मारने के बाद उसका छोटा भाई कौन था? हर्षवर्धन, वो रूलर बन गया जिसने लगभग 40 साल रूल किया और अपने एम्पायर को काफी बढ़ाया भी। लेकिन हर्षवर्धन के अपने खुद के कोई बच्चा नहीं था। He do not have any child, so after his demise, मतलब उसके पतन के साथ ही पुष्यभूति डायनेस्टी भी क्या हो गई? एंड हो गई। ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यस और ओके लिखकर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज अपने डाउट्स पूछ लेंगे। यस, वेरी गुड पायल, हर्षिता, नमन, प्रांजल। बस इतने से ही बच्चों को समझ में आया क्या? भव्या, सलोनी, वेरी गुड, मताशी, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। देखो हर्षवर्धन ने रूल करना स्टार्ट किया। क्या किया बेटा? जब हर्षवर्धन ने रूल करना स्टार्ट किया था उस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, बहुत परेशानियां खड़ी हो गई थी। खड़ी परेशानियां क्यों हो गई थी? क्योंकि गौर रूलर शशांक जो था, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था बेटा कि शशांक ने क्या किया था? इसके बड़े भाई, इसके बड़े भाई राज्यवर्धन को क्या किया था? मार दिया था 606 एडी में, जो कि हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ इसकी छोटी बहन, इसकी हर्षवर्धन की यंगर सिस्टर, छोटी बहन, वो भी कहीं दूर चली गई थी अपनी लाइफ को सेव करने में। किसके डर से? गौर रूलर शशांक के डर से। तो सिचुएशन क्या थी बेटा कि जब हर्षवर्धन ने रूलिंग स्टार्ट की थी उस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। क्रिटिकल क्यों थी? क्योंकि गौर रूलर शशांक जो था उसने हर्षवर्धन के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई राज्यवर्धन को असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। और साथ ही साथ इसकी छोटी बहन जिसका नाम क्या था? राजश्री। क्या नाम था बेटा? राजश्री। ये भी कहीं किसी अननोन प्लेस पर चली गई थी अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। लेकिन जल्दी ही हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ लिया। क्या किया हर्षवर्धन ने? अपनी बहन को ढूंढ लिया। सून हर्षवर्धन फाउंड सिस्टर। और उसके बाद क्या किया उसने? काम रूप
के किंग थे, क्या नाम था उनका? भास्कर वर्मन। क्या नाम था उनका? कामरूप के किंग थे जिनका नाम था भास्कर वर्मन, और उनके साथ उसने एक संधि की, एक अलायंस किया। और उस अलायंस में उसने क्या किया बेटा? अपनी एक लार्ज आर्मी शशांक के खिलाफ भेज दी। तब 620 एडी में। लेकिन हुआ क्या कि उसकी आर्मी को वहां से भागना पड़ा। वो नर्मदा नदी तक ही पहुंची थी। बहुत हम सब ये सारी बातें हम साउथ इंडिया की कर रहे हैं। साउथ इंडिया में वो नर्मदा नदी तक उसकी आर्मी पहुंची थी और वहीं से उनको रिटर्न होकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि शशांक का जो दोस्त था वो था चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड। स्क्रीन आपके सामने है। किसी को कोई भी डाउट हो एक बार आप लोग मुझे बता देंगे। देख लीजिए बेटा, एक बार पढ़ लीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देंगे बेटा। यस, है कोई डाउट बेटा किसी को? सर फिर से बता देना बेटा, ध्यान दीजिए। चलिए हम इसको वापस लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं स्लाइड को वापस से। तो कहानी कुछ यूं बनती है बेटा कि जब हर्षवर्धन ने रूल करना स्टार्ट किया उस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्रिटिकल थी। Why the situation was extremely critical? Because the Gaur ruler Shashank has already assassinated his elder brother Rajivardhan, and also Harshvardhan's younger sister Rajshri went away to an unknown place to save her life. अपनी जान बचाने के लिए वो किसी गुप्त स्थान पर चली गई थी। But soon हर्षवर्धन found his sister. हर्षवर्धन ने जल्दी अपनी बहन को ढूंढ लिया, और फिर हर्षवर्धन ने एक दोस्ती की, अलायंस किया, संधि की। किसके साथ? कामरूपा के किंग थे भास्कर वर्मन के साथ। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया? शशांक के अगेंस्ट एक लार्ज आर्मी भेजी। कब? 620 एडी में। लेकिन हुआ क्या? किसके कारण? चालुक्य किंग का पुलकेशिन सेकंड, उसने क्या किया? इस आर्मी को नर्मदा नदी से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। नर्मदा नदी के किनारे से इन्हें वापस आना पड़ा। क्लियर? आगे बढ़े बेटा फिर हम। कोई डाउट है किसी को? चलिए बहुत बढ़िया प्रांजल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है विकास कुमावत? क्रिटिकल का मतलब होता है बेटा मुश्किलों भरा, परेशानी वाली बात। अब हम बढ़ते हैं बेटा हमारी अगली स्लाइड की तरफ। देखेंगे आप लोग, देखो हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ था। नॉर्थ में था स्नो लेडेन माउंटेन्स इन द नॉर्थ, मतलब जो बर्फीले इलाके थे हिमालय के, वहां तक फैला हुआ था। साउथ में नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ था। वेस्ट में बल्लभी तक, और इसमें गंजम तक इसने अपने एम्पायर को फैला दिया था। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल बनाया कन्नौज को, और हर्षवर्धन ने जो टाइटल अडॉन किया वो किया था बेटा महाराजाधिराज का। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल किसको बनाया बेटा? कन्नौज को। और हर्षवर्धन ने टाइटल कौन सा एडॉन किया? महाराजाधिराज का। इसको हम वापस समझते हैं फटाफट से।
हर्षवर्धन के एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह फैली हुई थी। नॉर्थ में स्नो लाडेन माउंटेन्स तक, साउथ में नर्मदा रिवर के बैंक ऑफ रिवर नर्मदा तक, वेस्ट में वल्लभी तक, और ईस्ट में गंजम। कैपिटल बनाया इसने किसको? अपनी कन्नौज को। और इसने जो टाइटल अडॉन किया वो था महाराजाधिराज का। ज्यादा कुछ है नहीं स्लाइड में, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि हर्षवर्धन का एम्पायर देखिए, नॉर्थ में जो है वो ये यहां तक फैला हुआ है, साउथ में नर्मदा रिवर का बैंक आ गया, वेस्ट में वल्लभी तक आ गया, और ईस्ट में गंजम, ये यहाँ पर गंजम है, यहां तक इसने अपना एम्पायर फैलाया हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा हम। इसके साथ हम बात करें तो जो हर्षवर्धन था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। ये भगवान शिव और सूर्य भगवान का भक्त था। हर्षवर्धन was the worshipper of Lord Shiva and Sun God। लेकिन बाद में इसने महायान बुद्धिज्म को अपना लिया और हर 5 साल में एक बार ये क्या करता था, एक बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता था। कहां पर? गंगा और यमुना नदी के किनारे पर, जहां पर ये क्या करता था, चैरिटी का और भी बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के काम किया करता था। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सॉन्ग भी एक बार जब इसने इस तरह की सेरेमनी करना शुरू किया, तो जब इसने इस तरह की 6th सेरेमनी की तो वहां पर अटेंड हुए थे। वापस बात करते हैं इसकी। जो हर्षवर्धन था वो लॉर्ड शिवा का और सन गॉड सन का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन बाद में इसने महायान बुद्धिज्म को अडॉन कर लिया और उसी कारण हर 5 साल में एक बार ये गंगा एंड यमुना नदी के किनारों के आसपास, गंगा और यमुना नदी के आसपास हर 5 साल में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता था, जहां पर चैरिटी और अदर पब्लिक वेलफेयर वर्क्स को परफॉर्म किया करता था। चाइनीज ट्रेवलर था ह्यून सॉन्ग, वो भी एक बार इस तरह की 6th सेरेमनी में अटेंड हुए थे। ये आपकी वर्धन डायनेस्टी कंप्लीट है बेटा। कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए माइक खोल के, और डाउट नहीं है तो फटाफट से एक बार हमें मैसेज कर दीजिए। वेरी गुड हर्षिता, सलोनी, वेरी गुड, प्रांजल, पायल, बहुत बढ़िया बेटा, किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। विकास, बहुत बढ़िया। नमन एब्सेंट है क्या आज? नमन मैसेज करो बेटा। ओके, वेरी गुड, मनन एंड नमन, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा हमारी अगली डायनेस्टी की तरफ। हम स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी अगली डायनेस्टी है पाल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है बेटा हमारी अगली डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी। शुरू करते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में बात। देखिए, पाल डायनेस्टी को जिस व्यक्ति ने एस्टेब्लिश किया था उसका नाम है गोपाला। क्या नाम था उसका? गोपाला कह लो, गोपाल कह लो, एक ही बात है। और कब हुई थी पाल डायनेस्टी की फाउंडेशन? 750 AD में। और कहां पर हुई थी? बंगाल। जैसे हम बंगाल की बात करते हैं, क्या बात आती है? ईस्ट इंडिया की। सर महायान बुद्धिज्म क्या होता है बेटा? ये बुद्धिज्म के प्रकार है। जैसे हिंदू धर्म में होता है ना सनातन और वैष्णव। सर बुक्स के नेम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हर्षवर्धन के? बेटा मेरे को समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, मैंने काव्य आपको कई बार कहा है कि मैसेज प्राइवेटली जाके करें, टू एवरीवन पे ना करें, ठीक है? आप जो डाउट पूछे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। नो इश्यूज बेटा। चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा पाल डायनेस्टी की। पाल डायनेस्टी को फॉर्म किसने किया था? पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था बेटा गोपाल ने। जो कब किया था? 750 AD में। कहां पर? बंगाल में। जैसे हम बंगाल की बात करते हैं, पारदीप वर्ष में ईस्ट इंडिया। अब
पाल डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर था वो था धर्मपाल। कौन था बेटा? धर्मपाल। जो गोपाल के बाद जो रूलर बना वो कौन बना? धर्मपाल। और धर्मपाल जो था वो मोस्ट पावरफुल रूलर था अपनी इस पाल डायनेस्टी। Who was the most powerful ruler of Pal dynasty? धर्मपाल। ठीक है। अच्छा, धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल के बारे में एक बात आती है कि देखो, तीन डायनेस्टी की हम बात करेंगे, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। देखिए एक बार थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो बेटा, तीन डायनेस्टी की हम बात करेंगे, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक, कितने इयर्स तक बेटा? ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक एक स्ट्रगल चला। स्ट्रगल किस चीज के लिए चला? कि तीनों डायनेस्टीज साउथ की डायनेस्टीज है बेसिकली। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी गुजरात से बिलोंग करती है, लेकिन प्योर नॉर्थ की डायनेस्टी कोई भी नहीं है। लेकिन इन तीनों ने मुख्य रूप से गंगा रिवर के पास में एक जगह है कन्नौज, उस कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाने के लिए स्ट्रगल किया। बार बार इनके बीच में लड़ाइयां हुई। लगभग इन तीनों डायनेस्टीज के कई राजा 200 साल तक लड़ते रहे। कभी राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राज हो गया, कभी पाल का हो गया और कभी गुर्जर प्रतिहार का हो गया। ये सारी चीजें कंटिन्यू आपके सामने चलती रहेंगी। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो धर्मपाल था वो क्या था? एंगेज्ड इन ए tripartite struggle with the प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूट्स। क्या था? ये भी इस इन दोनों डायनेस्टी से कन्नौज की ओर लेकर, इसको हम त्रिकोणीय संघर्ष भी कहते हैं, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं कि इसने अपना एम्पायर एक बार कन्नौज तक एक्सटेंड कर लिया था और अपने एम्पायर को बचाने में भी ये सक्सेसफुल रहा था। कौन? धर्मपाल। किससे? गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट से। इसका बेटा और इसके बाद जो राजा बना वो था देवपाल। इसने रूल कब से कब तक किया? इसने रूल किया बेटा 810 से 850 एडी तक। किसने किया ये रूल? देवपाल ने। और इसने भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी जिसमें भी ये जीता और विजयी रहा। देवपाल ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से बंगाल में शिफ्ट कर दी थी। क्या किया था बेटा इसने? अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से बंगाल में शिफ्ट कर दी थी। और जो सुमात्रा के किंग थे, कौन? बालपुत्र देव। सुमात्रा के किंग थे बालपुत्र देव। उनका एम्बेसडर मतलब राजदूत वो भी देवपाल के राज दरबार में एक बार आया था। क्या हुआ था? राज दरबार में एक बार आया था। किसके में? देवपाल के राज दरबार में। तो देखो बेटा, कहानी कुछ इस तरह से बनती है। हम बात कर रहे हैं पाल डायनेस्टी की। पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, जिन्होंने 750 में बंगाल के अंदर इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। धर्मपाल वाज द सेकंड रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी and also engaged in a tripartite struggle with the Gujar Pratihars and Rajputs to establish his empire up to Kannauj, and he did it. He established or extended his empire up to Kannauj and remained successful in protecting his kingdom. His son and successor Devpal became ruler after Dharampal, who ruled from 810 to 850 AD. He also engaged in various battles, furious battles, and he shifted his capital from Patliputra to Bengal. Also, the Sumatra's king Balputra Dev's ambassador attended his royal court. Doubt? You can ask me. Do not have doubt. Just let me know. Give me power by typing yes or okay.
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, I got enough powers. Now I am moving to next line. नींद आती है तो अभी पास ही माइक ऑन मत करो बेटा, जरूरत ही नहीं है माइक ऑन करने की। अब देवपाल के बाद बात करें, कोई कोई देवपाल के बाद भी किंग बनेगा। देवपाल के बाद क्या हुआ, लेकिन ये पाल डायनेस्टी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू। द पावर एंड माइट ऑफ पाल डायनेस्टी टू फेड। धीरे धीरे पाल डायनेस्टी क्या होने लगी बेटा, कमजोर होने लगी, धीरे धीरे ये वीक होने लगी। क्या कारण था इसका? इसके दो मेन कारण थे। दो मेन रीजन क्या थे बेटा इसके? एक तो पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो वीक थे, कमजोर थे, और साथ ही साथ गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने कई बार अटैक किया था। अब डायनेस्टी के रूलर वीक और उधर से गुर्जर प्रतिहार रूलर्स बार बार क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो इस वजह से पाल डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। एंड इन 1023 एडी के आसपास क्या हुआ, और उस वक्त किंग कौन था? महिपाल फर्स्ट, जो कि क्या था, 9th किंग था। कौन सी डायनेस्टी का? पाल डायनेस्टी का। चोला किंग, चोला भी एक डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी के किंग थे राजेंद्र वर्मन फर्स्ट। उन्होंने जो कन्नौज वाला एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। चोल किंग राजेंद्र वर्मन फर्स्ट had occupied the area till river Ganga. और by the middle 12th century के आसपास क्या हुआ, बीच तक क्या हो गया कि पाल डायनेस्टी की ताकत बिल्कुल ही कमजोर हो गई। पाल डायनेस्टी की ताकत क्या हो गई बेटा, बिल्कुल कमजोर हो गई। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। देवपाल के बाद, जैसे देवपाल राजा था, देवपाल तक तो बात ठीक थी, लेकिन देवपाल के बाद जब पाल डायनेस्टी में अगले राजा हुए तो उनमें क्या हुआ, उनके टाइम पर पाल डायनेस्टी की जो पावर एंड माइट का मतलब है उनकी जो ताकत और उनकी जो प्रभुत्व था या उनकी जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं, उनका नाम जो था वो धीरे धीरे फेड मतलब कमजोर होने लगा। उसके देयर आर टू मेन रीजंस ऑफ दैट। वन रीजन वाज weakness of rulers of Pal dynasty. The rulers of Pal dynasty was weak, and the Gurjar Pratihar rulers invest a lot of times or attacked a lot of times on Pal dynasty. About 1023 की बात हम कर रहे हैं, we are talking about 1023 AD. At that time, Mahipal first was the ruler of Pal dynasty, and he was the 9th ruler of Pal dynasty. Chol king Rajendra Varman first had occupied the area till river Ganga. That means he had control over Kannauj. And by the middle of 12th century, क्या हुआ बेटा? The strength of Pal dynasty weakened. Pal dynasty की strength क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके अलावा, अब हम कुछ और बात करते हैं पाल डायनेस्टी के किंग्स के बारे में, कि पाल डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा इन पाल डायनेस्टी के टाइम पर क्या हुआ कि बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर्स जो थे ना वो बहुत सिग्निफिकेंटली, मतलब उनको इंपॉर्टेंट मानते हुए काफी ज्यादा डेवलप किया गया। एक बहुत ही फेमस महाविहार है नालंदा का और विक्रमशिला का। इसको पाल, इन दोनों महाविहार को, कौन कौन से दोनों महाविहार है बेटा? एक तो नालंदा का और एक विक्रमशिला का। इन दोनों महाविहार को प्रोटेक्शन दी गई किसके द्वारा? पाल डायनेस्टी के किंग्स के द्वारा। इस डायनेस्टी का जो 10th रूलर था उसका नाम क्या था? पाल किंग। उसी के टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क हुए थे जिनका नाम था अतिशा, वो अवेलेबल थे और वो कहां गए? तिब्बत गए थे। कहां गए थे वो? तिब्बत गए थे। किसके इनविटेशन पर? तिब्बत के किंग के इनविटेशन पर गए थे। पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ही पसंद किया करते थे। उन्होंने स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति कला को, कौन सी? धीमान और विटपाल,
धीमान और विद्पाल मूर्तिकारों के नाम है, इनको भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन किया, मतलब उनको सहायता दी, पैट्रोनेज किया। इसके अलावा मैनी रिजर्वायर्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द पाल पीरियड आर स्टिल प्रेजेंट इन दीनपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? देखो मैं वापस शुरू करता हूँ। ये तो हमारा हो गया था। पाल डायनेस्टी की जो किंग्स थे वो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इनके टाइम पर क्या हुआ कि बुद्धिज्म एजुकेशनल सेंटर्स डेवलप सिग्निफिकेंटली, उनका काफी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हुआ। एक बहुत ही फेमस महाविहार हुए नालंदा शिला में, इनको भी इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई। इसके अलावा जब 10th रूलर था पाल डायनेस्टी का, उसका नाम क्या था? नया पाल। और उसके टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क हुए थे जिनका नाम था अतिशा। उन्होंने विजिट किया कहां पर? तिब्बत में। किसके कहने पर? वहां के किंग के इनविटेशन पर। पाल डायनेस्टी के किंग्स जो थे वो वर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो कला और निर्माण के क्षेत्र के बहुत ज्यादा प्रशंसक थे। उन्होंने धीमान एंड विद्पाल, ये दोनों मूर्तिकार थे। स्कल्पचर्स कौन होते हैं? मूर्तिकार। इनको काफी सहायता, स्कल्पचर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया, पैट्रोनेज मतलब संरक्षण प्रोवाइड करवाया। इसके अलावा इनके टाइम पर रिजर्वियर्स का मतलब होता है बेटा जलाशय। क्या होता है रिजर्व का मतलब? जलाशय, जिन्हें हम तालाब भी कहते हैं, वो बनाए गए थे पाल डायनेस्टी के टाइम पर। वो आज भी दीनपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। क्या बेटा? वो आज भी दीनपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? If yes, let me know. No sir, very good. तो बताइए बेटा, आज हमने कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है? यस, माइक ऑन कर लेंगे सब और मुझे बताएंगे कि आज हमने कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है बेटा? एक तो वेरी गुड, कुशीबुती और पाल डायनेस्टी। कुशीबुती डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। वेरी गुड।